बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। राजस्थान सरकार की शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। आज हम कक्षा 12 व 11 के लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स। कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में आज पढ़ने वाला पाठ है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, भाग 8 व उनसे संबंधित प्रश्न। इसी प्रकार कक्षा 11 को भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाएगा सरल रेखा में गति, भाग 4 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। कक्षा 12 के लिए रसायन विज्ञान में लेकर आए हैं वैद्युत रसायन, भाग 2 व उनसे संबंधित प्रश्न। और इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, भाग 3 व उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो ये वे पाठ थे जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हो जाइए तैयार, अपनी कॉपी पेन लेकर शुरू करते हैं हम पाठ। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 8। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में जानेंगे। हम सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक सरल उदाहरण का उपयोग करते हैं। जैसे स्क्रीन पे दिया गया चित्र एक पानी की बोतल का है। मान लीजिए इस बोतल में 6 ग्लास को भरने लायक पानी है और हमारे पास 4 ग्लास हैं। यह 4 ग्लास तो इस बोतल से भर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि इस बोतल में 6 ग्लास जितना पानी था, तो बोतल में कुछ पानी रह जाएगा। इसका मतलब यहाँ पानी तो उचित है, लेकिन ग्लास कम है। इसे एक रासायनिक प्रतिक्रिया के हिसाब से समझे तो स्क्रीन पर एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इसमें पानी यानी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी बनाने के लिए एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ भी तीनों ऑक्सीजन ने 2-2 हाइड्रोजन ले लिए, यानी 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन को तीनों ऑक्सीजन ने ले लिया और 2 हाइड्रोजन बचे। इसका मतलब
इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक यानी लिमिटिंग रिएजेंट है और हाइड्रोजन उचित मात्रा में प्रेजेंट है। आइए सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा को देखें। एक रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक वह पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रिया पूरे होने पर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसा हमने पिछली स्लाइड में एक रासायनिक प्रतिक्रिया देखी थी, उसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट था लेकिन ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया था, तभी वहां पर ऑक्सीजन एक सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक को समझने के लिए आइए एक प्रश्न को सुलझाते हैं। स्क्रीन पे दिए गया प्रश्न के मुताबिक एक रासायनिक प्रतिक्रिया हमें दी गई है जिसमें हमें सीमांत अभिकर्मक को पहचानना है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का द्रव्यमान हमें 2.80 ग्राम दिया है और क्लोरीन गैस का द्रव्यमान हमें 4.25 ग्राम दिया है। ऐसे प्रश्नों को सुलझाने के लिए या सीमांत अभिकर्मक को निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स यानी चरण की मदद लगती है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मोलों की संख्या को बदलने के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी N बराबर द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान। इस फॉर्मूले को लगाकर एल्यूमीनियम के मोलों की संख्या आएगी 2.80 डिवाइडेड बाय 26.98 ग्राम पर मोल, क्योंकि 26.98 ग्राम पर मोल एल्यूमीनियम का मोलर द्रव्यमान है। इस हिसाब से एल्यूमीनियम के मोलर की संख्या आई 0.104 मोल। उसी तरीके से हमने क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को ज्ञात किया, यानी 4.25 ग्राम को 70.98 ग्राम पर मोल से भाग किया, क्योंकि 70.98 ग्राम पर मोल क्लोरीन गैस का मोलर द्रव्यमान है। तो क्लोरीन गैस का मोलों की संख्या आई 0.059 मोल। चलिए स्टेप 1 यानी चरण 1 के बाद अब हम अपने चरण 2 पे चलते हैं। चरण 2 यानी स्टेप 2 के मुताबिक दिए गई रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात निकालना। जैसा हमने पिछली वीडियोस में स्टोइकियोमेट्री गुणांक के बारे में पढ़ा ही था, इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमीनियम का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 2, क्लोरीन गैस का स्टोइकियोमेट्री गुणांक है 3। स्टोइकियोमेट्री अनुपात इन स्टोइकियोमेट्री गुणांक के अनुपात को ही कहते हैं, यानी स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात मतलब एल्यूमीनियम के मोल को क्लोरीन गैस के मोल से डिवाइड करना। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ही एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को दर्शा रहा है। इस फॉर्मूले में यह वैल्यू रखकर हमारा स्टोइकियोमेट्री अनुपात आया 2/3 यानी 0.66। यह इस रासायनिक प्रतिक्रिया का स्टोइकियोमेट्री अनुपात है। आइए अब अपने चरण 3 पर चलें, जो है वास्तविक अनुपात निकालना। वास्तविक अनुपात का यहाँ यह मतलब है कि जो हमने चरण 1 पर एल्यूमीनियम और क्लोरीन गैस के मोलों की संख्या को निकाला था, उसके अनुपात को यहाँ पर वास्तविक अनुपात कहा गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वास्तविक अनुपात बराबर एल्यूमीनियम के मोल को डिवाइड किया Cl2 गैस के मोलों से, यानी 1.04 डिवाइडेड बाय 0.059।
तो वास्तविक अनुपात आया 1.762। तो स्टोइकियोमेट्री अनुपात जो हमने चरण 2 पे निकाला था उसकी वैल्यू थी 0.66। स्टोइकियोमेट्री अनुपात के हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 0.66 मोल एल्यूमिनियम की जरूरत होती है इस रासायनिक प्रतिक्रिया में। स्टोइकियोमेट्रिक अनुपात निकालने के बाद हमने वास्तविक अनुपात भी निकाला था जो आया था 1.762। इसके हिसाब से हर 1 मोल क्लोरीन गैस के लिए हमें 1.762 मोल एल्यूमिनियम चाहिए होता है। जैसा कि हमने देखा कि वास्तविक अनुपात स्टोइकियोमेट्री अनुपात से बड़ा था, तो हमें यह पता चला कि इस रासायनिक प्रतिक्रिया में एल्यूमिनियम तो अधिक मात्रा में है लेकिन क्लोरीन गैस कम मात्रा में है, यानी इस रासायनिक प्रतिक्रिया में क्लोरीन गैस एक सीमांत अभिकर्मक है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक को पहचान सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक के बाद आइए अब हम अपने अगले विषय पे चले जो है सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति। आपने किसी केमिस्ट्री लैब यानी रासायनिक प्रयोगशाला में काम तो किया ही होगा। वहां आपने कुछ अम्ल यानी एसिड्स को देखा होगा। हमने कभी कभी इन अम्ल यानी एसिड्स में पानी डालकर इनकी सांद्रता को कम किया था। क्या आप इन शब्द यानी सांद्रता को बारे में जानते हैं? आइए अगली स्लाइड में हम सांद्रता की परिभाषा को देखते हैं। रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन उस विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। पहला है द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज, दूसरा है मोल अंश, तीसरा है मोलरता यानी मोलारिटी, चौथा है मोललता यानी मोलालिटी। आइए अब हम एक एक करके इन चारों रूपों को पढ़ें। पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। किसी 100 ग्राम विलयन में किसी विलय की घुली हुई सामग्री मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है वह आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, क्योंकि यह प्रतिशत है। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश एक सांद्रता की इकाई है जिससे किसी विलयन की कुल संख्या से विभाजित घटक के मोलों की संख्या के बराबर माना जाता है। यदि कोई पदार्थ A किसी दूसरे पदार्थ B में घुलता है और A पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Na और B पदार्थ के मोलों की संख्या को हम Nb लिखते हैं, तो पदार्थ A का मोल अंश होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी Na जो कि पदार्थ A का मोलों की संख्या है उसको हमने Na प्लस Nb से डिवाइड किया, क्योंकि इस मिश्रण में दो पदार्थ हैं A और B, तो इन दोनों पदार्थों के मोलों की संख्या को जोड़ना ही मिश्रण के मोलों की संख्या हुई। उसी तरीके से अगर हमें
B का मोल अंश निकालना हो तो NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। Na प्लस NB मिश्रण के मोलों की संख्या है। मोल अंश की SI इकाई नहीं होती है। मोल अंश के बाद आइए अब बात करते हैं मोलरता यानी मोलैरिटी के बारे में। मोलरता या मोलर सांद्रता प्रति लीटर घोल में विलय के मोल की संख्या को बताता है। इसका फॉर्मूला होगा मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का आयतन लीटर में। मोलरता की SI इकाई है मोल पर लीटर या बड़ा M यानी कैपिटल M। मोलरता के बाद आइए अब बात करते हैं मोललता यानी मोलैलिटी के बारे में। मोललता को विलायक के प्रति किलोग्राम मोल की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता की SI इकाई है मोल पर किलोग्राम या स्मॉल m यानी छोटा m। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने इस वीडियो में सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ा। हमने सांद्रता की मात्रात्मक व्युत्पत्ति के बारे में भी सीखा। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा अगला अध्याय है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 4। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि से। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रथम तथा द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ द्वारा वेग ज्ञात करने की विधि। इसके लिए त्वरण तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। वेग का मान त्वरण तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब हमें वेग ज्ञात करने के लिए त्वरण तथा समय के ग्राफ की जरूरत होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और फिर वेग का मान ज्ञात करने के लिए ग्राफ के वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं, और यही क्षेत्रफल का मान वेग के बराबर होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे और विस्तार से समझते हैं। चलिए हम एक क्षैतिज अक्ष लेते हैं जो कि समय का अक्ष है, जिसको T से रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष लेते हैं जो कि त्वरण का अक्ष है, जिसे A से रिप्रेजेंट किया है। क्षैतिज अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं
हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वर्टिकल एक्सिस। अब हम यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब वेग ज्ञात करने के लिए इस वक्र के नीचे कुल क्षेत्रफल जितना है उसका मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, और इस तरह हम ये क्षेत्रफल को दिखा सकते हैं। और हम कह सकते हैं v मतलब वेग बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और ग्राफ द्वारा विस्थापन ज्ञात करने की विधि पढ़ते हैं। इसके लिए वेग तथा समय ग्राफ की आवश्यकता होती है। विस्थापन का मान वेग तथा समय ग्राफ के वक्र के तहत कुल क्षेत्रफल के मान के बराबर होता है। मतलब विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम वेग तथा समय ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वेग तथा समय ग्राफ को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ के वक्र के नीचे के कुल क्षेत्रफल का मान ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल के इसी मान को हम विस्थापन कहते हैं, और इस तरह ग्राफ द्वारा विस्थापन का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जो कि समय का अक्ष है, और इसी तरह हम एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं जो कि वेग का अक्ष है, और हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम इस ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचते हैं समय के अक्ष पर, और अब इस आकृति के अंदर जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर होता है, और हम लिख सकते हैं d यानी विस्थापन बराबर वक्र के नीचे का कुल क्षेत्रफल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण पे नजर डालते हैं। यह समीकरण प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय और त्वरण के बीच के संबंध को दर्शाती है। जैसा कि आप पिछली वीडियो में इस समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, जहां v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है, और इसी को हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जो कि है v माइनस u बराबर at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसके लिए एक उदाहरण पढ़ते हैं। मानते हैं एक कण गतिमान है जिसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग है v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, और कुल समय है 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकंड के समय अंतराल में कण का वेग 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कण में त्वरण भी होगा, क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। तो चलिए हम यहाँ पर त्वरण का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए हम प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं जो कि इस प्रकार है v बराबर u प्लस at, जहां पर v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है तथा t समय है। तो चलिए अब हम यहां पर सभी चरों के मान रखते हैं।
जो कि इस प्रकार से हैं। 30 मीटर पर सेकेंड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड प्लस a गुणा 40 सेकेंड। अब इसे हल करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, जिससे हमें मिलता है 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड बराबर a गुणा 40 मीटर पर सेकेंड। और इसे हल करने पर मिलता है a गुणा 40 मीटर पर सेकेंड बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, जिसे हल करने पर हमें मिल जाता है a बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही त्वरण का मान है। तो इस तरह प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने त्वरण का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण को पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक क्षैतिज अक्ष खींचते हैं जो कि समय का अक्ष है, और साथ ही एक ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचते हैं जो वेग का अक्ष है। अब यहां पर हम समय और वेग के बीच एक ग्राफ खींचते हैं जो कुछ इस तरह से है। अब द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण निकालने के लिए हम इस ग्राफ के अंदर क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, और जो कि विस्थापन होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। ग्राफ के अंतिम बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची जाती है जो समय के अक्ष को एक बिंदु पर काटती है। अब इस आकृति के अंदर कुल क्षेत्रफल, जिसको नीले रंग से दिखाया गया है, इसका मान विस्थापन के मान के बराबर होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मूल बिंदु से ग्राफ के अंतिम बिंदु तक के समय को हम t से प्रदर्शित करते हैं, और इसी तरह हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ग्राफ जहां से शुरू हुआ है उस पॉइंट को u तथा ग्राफ के अंतिम बिंदु को v से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर u है प्रारंभिक वेग और v है अंतिम वेग। अब इसका कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस आकृति को दो आकृतियों में बांट देते हैं, जिसमें पहली आकृति है एक आयत और दूसरी आकृति है एक त्रिभुज। कुल क्षेत्रफल का मान आयत के क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। चलिए इसे गणितीय रूप में लिखते हैं, जहां हम देखते हैं a बराबर a1 प्लस a2, जहां पर कैपिटल A है कुल क्षेत्रफल, a1 है आयत का क्षेत्रफल तथा a2 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा u इंटू टी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ v माइनस यू इंटू टी, क्योंकि v माइनस यू त्रिभुज की हाइट है। तो इसलिए यहां लिखा गया है कैपिटल A बराबर यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। अब जैसा कि पिछली समीकरण में आपने पढ़ा था कि v माइनस यू बराबर होता है at के, तो इसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। कुल क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं विस्थापन यानी x बराबर यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही हमारी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम मानते हैं कि यदि कोई कण एक गति की अवस्था में है
और उसका प्रारंभिक वेग है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, कुल समय है t बराबर 40 सेकंड और त्वरण है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है कि कण के विस्थापन का मान क्या होगा। तो कण के विस्थापन का मान ज्ञात करने के लिए हम द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार है। x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर x है विस्थापन, u है प्रारंभिक वेग, t है समय और a है त्वरण। तो चलिए हम सभी चरों के मान रखते हैं और देखते हैं कि विस्थापन का मान हमें क्या ज्ञात होता है। तो हमें समीकरण मिलती है x बराबर 10 मीटर पर सेकंड गुणा 40 सेकंड प्लस 1/2 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा 40 सेकंड का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर मिलता है 400 मीटर प्लस 400 मीटर बराबर 800 मीटर। तो हमें मिलता है x बराबर 800 मीटर, जो कि विस्थापन का मान है। तो इस तरह द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण का प्रयोग करके हमने विस्थापन का मान ज्ञात किया। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले सीखा ग्राफ द्वारा वेग तथा विस्थापन ज्ञात करने की विधि। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम शुद्ध गति की संबंधित समीकरण के बारे में, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ी द्वितीय शुद्ध गति की संबंधित समीकरण। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की तृतीय शुद्ध गति की संबंधी समीकरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नस्ट समीकरण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और आखिरी में हम चालकता सेल के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नस्ट समीकरण से। देखिए क्या होता है, ये समीकरण जो है वो इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब उपयोग की जाने वाली स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती। हमने पिछली वीडियो में जो तरीका देखा था इलेक्ट्रोड विभव निकालने का, वो तब काम आता है जब जो हमारी स्पीशीज होती हैं उनकी सांद्रता एक होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जहां पर स्पीशीज की सांद्रता एक इकाई नहीं होती, उसके लिए हमें नस्ट समीकरण का उपयोग करना पड़ता है। तो ये देखते हैं नस्ट समीकरण क्या होता है। एक अभिक्रिया अभी आपके स्क्रीन पे आई है। स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B देता है स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो ये एक सामान्य रसायन अभिक्रिया है। इसके लिए अगर मुझे नस्ट समीकरण लिखना है तो वो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा।
अब देख सकते हैं जो मेरा ई सेल होगा वो बराबर होगा ई नॉट सेल के। ये ई नॉट सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव है माइनस 2.303 RT डिवाइड NF लॉग C की सांद्रता पावर C, D की सांद्रता पावर D डिवाइड में A की सांद्रता पावर A, B की सांद्रता पावर B। तो ये नष्ट समीकरण होता है। RT और F की वैल्यू जो है वो स्थिरांक होती है, उसे आप यहाँ पर ऐसे ही रख देंगे। आपको सिर्फ यहाँ पर N की संख्या चाहिए और उसके बाद आपको सांद्रता चाहिए CDAVG। तो फिर उसके बाद आप जो ई सेल है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जब तापमान 298 केल्विन होगा क्या होता है, यह समीकरण निम्न प्रकार से बदल जाता है। आप देख सकते हैं जो 2.303 है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया RT और NF की जो भी वैल्यू होगी उससे, तो उससे जो ऊपर आती है वैल्यू वो होती है 0.059 डिवाइड में N। तो इससे अब क्या होगा, आपको सिर्फ N की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आपको N की वैल्यू रखनी है और आपको ई सेल की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये नष्ट समीकरण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इस पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। और अभी आप इस समीकरण को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। आइए अब बात करते हैं साम्य स्थिरांक की। तो साम्य की स्थिति पर जो ई सेल होगा वो 0 के बराबर होगा, इसलिए नष्ट समीकरण बदल जाता है और वो कुछ ऐसा हो जाता है। ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF लॉग K। आपको RT, NF और ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी वैल्यूज पता होंगी तो आसानी से आप K की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि साम्य स्थिरांक है। तो इस तरह से हम नष्ट समीकरण से जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं गिब्स ऊर्जा की। तो नष्ट समीकरण से हम गिब्स ऊर्जा भी निकाल लेते हैं। गिब्स ऊर्जा और ई नॉट सेल के बीच निम्न संबंध है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट। हम अगर ई नॉट की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग K। यहां पर आपको K की वैल्यू और तापमान की वैल्यू पता होनी चाहिए। उससे आप डेल्टा जी जो कि हमारी गिब्स ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात करते हैं चालकता और प्रतिरोधकता की। आप अभी स्क्रीन के सामने एक चीज देख रहे होंगे, R बराबर रो L अपॉन A, जहां पर रो जो है वो प्रतिरोधकता होती है। अगर हम इस समीकरण को उल्टा कर दें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, G बराबर कप्पा A अपॉन L। G की वैल्यू 1 अपॉन R होती है, तो हमने R को 1 अपॉन R किया तो वो G बन गया। और कप्पा की वैल्यू 1 अपॉन रो होती है, तो हमने रो को उल्टा करके 1 अपॉन रो किया तो वो कप्पा बन गया। तो यहां से G बराबर कप्पा A अपॉन L हो गया। यहां पर कप्पा जो है वो चालकता कहलाता है और G जो है वो चालकत्व कहलाता है। आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारण है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक है उत्पन्न आयनों का आमाप एवं उनका विलायक योजन। तीसरा कारक है विलायक की प्रवृत्ति एवं इसकी श्यानता। चौथा कारक है
विद्युत अपघट्य की सांद्रता, पांचवा कारक है ताप। तो ये सारे कारकों को आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चालकता सेल। किसी भी आयनिक विलयन की अगर हमें चालकता निकालनी है तो उसके लिए हमें चालकता सेल की जरूरत पड़ती है। चालकता सेल में आप देख सकते हैं बीच में एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम आयनिक विलयन भरते हैं, और ट्यूब के आखिरी में हमें दो प्लेटिनीकृत प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मिलते हैं और उनको हम तारों से जोड़ देते हैं। आयनिक विलयन की चालकता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। R बराबर रो L अपॉन A बराबर L अपॉन कप्पा A। हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं चालकता सेल में हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। हमें आखिरी में कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि हम कप्पा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। होता क्या है, L अपॉन A जो है वो बदलेगा नहीं, तो हम उसे G स्टार कहते हैं। तो अगर हमने L अपॉन A को G स्टार कहा तो इससे R बराबर G स्टार अपॉन कप्पा हो जाएगा। उसके बाद हम R को 1/G लिख सकते हैं, तो 1/G बराबर G स्टार अपॉन कप्पा। तो इससे हमारे पास G स्टार बराबर कप्पा आ जाएगा। अब हम G कैसे निकालेंगे? तो G निकालने का तरीका है, हम चालकता सेल को एक व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अपने भौतिकी में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसके बारे में यहाँ बात नहीं करता। तो अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज में अपना चालकता सेल लगाएंगे तो उससे क्या है, आप वहां से R की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कप्पा बराबर G स्टार अपॉन R। तो आपको G स्टार की वैल्यू पता है, आपको R की भी वैल्यू पता है, आपको कप्पा पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम चालकता सेल से किसी भी आयनिक विलयन की चालकता निकालते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। सबसे पहले हमने नस्ट समीकरण के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने साम्य स्थिरांक और गिब्स ऊर्जा के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने चालकता सेल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी, और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों को अपनी रसायन विज्ञान भाग 1 NCERT से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम मोलर चालकता के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे, और हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का तीसरा भाग समझेंगे, और इस भाग में हम दो विषयों के बारे में जानेंगे जिन्हें कहा जाता है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अपने पहले विषय आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय को, जिसे हमने क्लास 11th में समझा था। दोस्तों, इस प्रमेय के अनुसार किसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है
न कि उसके पथ पर, और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किया गया कुल कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है। अब जैसे यहाँ हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है जो संरक्षी होता है। अब मान लीजिए कि कोई एक फुटबॉल किसी बिंदु A पर है जो इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर है। हम इस बॉल को बिंदु A से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु B तक लाना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए हम 3 पथ का उपयोग करते हैं। पथ 1 जो कुछ इस तरह से है, दूसरा पथ जो कुछ ऐसा है, और तीसरा पथ जो ऐसे है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार बिंदु A से बिंदु B तक बॉल को लाने में किया गया कार्य इन तीनों पथ पर निर्भर नहीं करता। यानी इन तीनों ही परिस्थितियों में किया गया कार्य बराबर होगा, और ये बराबर होगा दोनों ही बिंदुओं पर बॉल की स्थितिज ऊर्जा के अंतर के, जिसे लिखा जा सकता है W A से B बराबर U1 घटा U2। अब ठीक इसी तरह मान लीजिए कि हमें 3 आवेशों को अनंत दूरी से मूल बिंदु के सापेक्ष किसी निश्चित दूरी तक लाना है। तो आवेशों के इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसे प्राप्त करने के लिए हमें गणना करनी होगी इन तीनों आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं तक लाने में किए गए कुल कार्य की, जो बराबर होगा कुल स्थितिज ऊर्जा के। तो आइए जानते हैं इन आवेशों को इस स्थिति में लाने के लिए कुल कितना कार्य करना पड़ा। सबसे पहले आवेश Q1 के लिए अगर हम देखें तो इसे अनंत से मूल बिंदु से R1 दूरी तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में लाने के लिए आवेश Q1 को किसी बाहरी क्षेत्र के विरुद्ध कार्य नहीं करना पड़ा। तो इस स्थिति में लाने के बाद आवेश Q1 अपने आसपास एक विभव बना लेगा जिसका मान होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। अब मान लीजिए कि हम एक और आवेश Q2 को अनंत दूरी से इसके पास किसी निश्चित बिंदु पर लेकर आते हैं। ऐसा करने के लिए हमें आवेश Q1 की वजह से बनने वाले विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होगा आवेश Q तथा किसी और आवेश के कारण बनने वाले विभव के गुणनफल के। यानी यहाँ पर कार्य W2 होगा Q2 गुणा V1, या इसे लिख सकते हैं W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों यहाँ पर R12 Q1 और Q2 के बीच की दूरी है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जैसा कि हमने देखा था कि ये किया गया कुल कार्य बराबर होगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के। यानी आवेशों की निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। अब मान लीजिए कि इसी निकाय में हम एक और आवेश Q3 को लाना चाहते हैं। तो क्या अब इस नए निकाय की स्थितिज ऊर्जा समान रहेगी? जी नहीं, निकाय में आवेश के जुड़ने से स्थितिज ऊर्जा में भी बदलाव आएगा, और अब ये आवेश Q3 को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का भी योग होगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि Q1 को लाने में किया गया कार्य था 0, जबकि इसकी वजह से इसके चारों ओर दिक् स्थान में बनने वाला विभव V1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसके बाद Q2 को लाने में किया गया कार्य था W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, और इस आवेश की वजह से भी इसके चारों ओर दिक् स्थान में एक और विभव होगा
जिसका मान होगा V2, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2 के। यानी अब इस दिक् स्थान में बनने वाला कुल विभव होगा इन दोनों विभव का योग, यानी V12, जो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2। और आवेश Q3 को इस विभव में लाने के लिए अब इस विभव V12 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो होगा W3, और जो बराबर होगा Q3 गुणा V12 के। यानी कार्य W3 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q3 बटे R13 जमा Q2 Q3 बटे R23। तो इस पूरे निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य इन सभी आवेशों को एक एक कर स्थापित करने में किए गए कार्य यानी W1 जो था 0, W2 जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 तथा W3 जो बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q3 बटे R13 जमा Q2 Q3 बटे R23, इनका योग होगा। यानी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी W1 जमा W2 जमा W3 के। यानी U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 Q2 बटे R12 जमा Q1 Q3 बटे R13 जमा Q2 Q3 बटे R23। आइए अब मान लेते हैं कि हम आवेशों का एक ऐसा ही निकाय किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक निकाय बनाने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या क्षेत्र की अनुपस्थिति में बनने वाले निकाय की ऊर्जा के बराबर होगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम किसी एकल आवेश की बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। अब हम किसी आवेश Q को अनंत से क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु P पर लाना चाहते हैं। मान लीजिए कि इस बिंदु पर विभव VR है, तो इस स्थिति में कार्य W होगा Q गुणा VR और ये कार्य बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा के, यानी स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगी Q गुणा VR के। अब ऐसे ही मान लीजिए कि हमें दो आवेशों Q1 तथा Q2 को किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में स्थापित करना है। तो इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र E उपस्थित है। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें ये दो आवेश Q1 तथा Q2 को बिंदु P तथा बिंदु Q पर स्थापित करना है। यहाँ पर P तथा Q के बीच की दूरी है R12। इसके अलावा मान लेते हैं कि बिंदु Q पर विभव है VR2 तथा बिंदु P पर विभव है VR1। तो सबसे पहले आवेश Q1 को बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य होगा W1, जो बराबर होगा Q1 गुणा VR1 के। ठीक इसी तरह आवेश Q2 को बिंदु Q पर लाने में किया गया कार्य होगा W2, जो बराबर होगा Q2 गुणा VR2 जमा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पद आवेश Q1 की उपस्थिति की वजह से बनने वाला विभव है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा इन दोनों आवेशों को स्थापित करने में किए गए कार्य का योग होगा, यानी W1 जमा W2, अर्थात U बराबर होगा Q1 गुणा VR1 जमा Q2 गुणा VR2 जमा
1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। आइए अब एक और स्थिति देखते हैं जिसमें एक द्विध्रुव किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव खुद को बाहरी क्षेत्र की दिशा में ही स्थापित कर लेता है और ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत क्षेत्र एक बल आघूर्ण लगाता है जिसे यहाँ टाउ बाह्य से दर्शाया गया है। तो इस बल आघूर्ण का मान होगा Pe sin थीटा। यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण तथा E विद्युत क्षेत्र है। अब द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित करने में किया गया कुल कार्य होगा W बराबर इंटीग्रेशन F.ds यानी इंटीग्रेशन θ0 से θ1 टाउ बाह्य d थीटा। अब इसे लिख सकते हैं कि W बराबर होगा इंटीग्रेशन Pe sin थीटा d थीटा के, जिसे हल करने पर आता है W बराबर Pe ब्रैकेट cos θ0 माइनस cos θ1। अब जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव का प्रारंभिक कोण अधिकतम π/2 होगा, जिसे बल आघूर्ण लगाने के बाद किसी निश्चित कोण थीटा तक घुमाया जाता है। यानी ऐसा करने में स्थितिज ऊर्जा होगी u थीटा बराबर ऋणात्मक Pe cos थीटा, या इसे लिख सकते हैं कि u थीटा बराबर ऋणात्मक P.E। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा को और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे चालक स्थिर वैद्युतिकी को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसा लगा आज का पाठ पढ़कर? बिल्कुल समझ आ ही गया होगा। तो देख लेते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में पढ़ा रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, भाग 8 और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान में हमने सरल रेखा में गति, भाग 4 व संबंधित प्रश्नों को हल किया। कक्षा 12 के लिए भी हम केमिस्ट्री और फिजिक्स लेकर आए थे। केमिस्ट्री में हमने देखा वैद्युत रसायन भाग 2 व संबंधित प्रश्न, और भौतिक विज्ञान में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता भाग 3 का अध्ययन किया और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल किया। तो ये तो वे कार्यक्रम थे जो आज हमने पढ़े, सीखे। अब देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कल हम कक्षा 11 व 12 के लिए लेकर आ रहे हैं गणित विषय, जिसमें कक्षा 11 को समुच्चय के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और साथ ही संबंध व फलन भाग 1 शुरू करवाया जाएगा। कक्षा 12 के गणित विषय में हम लेकर आए हैं आव्यूह भाग 1 और उनसे संबंधित प्रश्न। तो ये तो थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। अब बच्चों, चलते चलते महत्वपूर्ण सूचना, आप YouTube पर इन सभी वीडियोस को पुनः देख सकते हैं DD राजस्थान शिक्षा दर्शन पर सर्च करके। तो कल तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस
कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।